डियर स्टूडेंट्स, हम लोग किसान आंदोलन में अब तक 5 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग का छठा क्लास है और इसमें भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो किसान आंदोलन हुए उसका कुछ किसान आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। उसमें आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है मोपला विद्रोह। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ये शब्द मोपला है वो क्या है। जाहिर सी बात है, विद्रोह हुआ है तो मनुष्य होंगे, तो आखिर ये कैसे मनुष्य थे या कौन लोग थे। तो जो मोपला समूह है इसकी उत्पत्ति अरबों से हुई। ठीक है, और ये केरला की एक जनजाति है। क्या है? केरला की एक जनजाति है, ट्राइब्स है। और इसका व्यवसाय जो है वो खेती करना है। लेकिन ये खेती वो जमींदारों के खेती पर करते थे। और इस कारण से ये निम्न समस्याओं से ग्रस्त है। पहली समस्या तो ये थी कि भूमि से बेदखली का डर इनको रहता था। दूसरा कि प्रथम विश्व युद्ध में मूल्य वृद्धि हो गई थी। तीसरा कि भू राजस्व की दर जो है वो बढ़ गया था। और चौथा कि नजराने के रूप में अवैध राशि वसूल की जाती थी। ये चार उनकी समस्याएं थी। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि मोपला थे कौन। तो थोड़ा आपको इसके जानकारी के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। और जब इतिहास में हम लोग जाते हैं तो पाते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय वास्तव में 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई। लेकिन केरला और श्रीलंका में अरब व्यापारी इस्लाम धर्म के उदय से पहले ही से रह रहे थे। और जो पहले से अरब व्यापारी रह रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय नहीं हुआ था। और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अरब व्यापारियों को, क्योंकि ये मध्यस्थ थे पूर्व के देशों और पश्चिमी के देशों के बीच व्यापार करने का।
पूर्व के देश का मतलब हो गया कि भारत और उससे पूर्व का जितना देश है, और पश्चिम का देश का मतलब हुआ यूरोपीय देश। तो इनके मध्य यह एक सेतु का काम करते थे। इसलिए भारतीय राजा भी चाहते थे कि ये व्यापार करें, हमारे यहाँ रहें, और यूरोप के राजा भी यही चाहते थे कि इनके माध्यम से हमें पूर्व के देशों का माल प्राप्त होता रहे। तो इसलिए मालाबार तट पर यानी केरल पर और श्रीलंका में यह स्थायी रूप से रह रहे थे अरब के, लेकिन व्यापार के उद्देश्य से क्या हो गया कि परमानेंट रूप से रहने लगे, क्योंकि इनका कारोबार यही हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में इन्होंने यहाँ के स्थानीय स्त्रियों से विवाह किया। तो उस समय इनका अगर धर्म पूछिएगा तो ये भी मूर्ति पूजक थे, कोई विशेष धर्म के मानने वाले थे नहीं, और यहाँ का जो धर्म था वो अपना अलग धर्म था। तो ये जो विवाह हुआ एक प्रकार से व्यापारिक विवाह हुआ। तो इस नस्लीय विभेद के कारण, यानी एक तरफ भारतीय स्त्री और दूसरी तरफ अरबी पुरुष, तो ये दोनों के मध्य जो विवाह हुआ, तो उससे जो बच्चा पैदा हुए वो बच्चा ना तो अरबी कहलाए और ना ही भारतीय। तो एक अलग वर्ग धीरे धीरे डेवलप हुआ जिसको बायसीरा बोलते हैं। क्या चीज? बायसीरा। ये नाम याद रखिएगा, क्या है? बायसीरा। यही बायसीरा जो है ना वो मोपला कहलाता है। तो इस तरीके से मोपला एक जाति बन गई। कब? 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू हुई होगी, बाद में चल के 9वीं 10वीं शताब्दी में एक जाति का रूप ले लिया इसने। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक परित्यक्त वर्ग बन गया। न ही भारतीय समाज ने इसको अडॉप्ट किया और न ही अरबी समाज ने इसको अडॉप्ट किया। तब ये एक प्रकार के ट्राइब्स के रूप में रहने लगे, जनजाति के रूप में। और चूंकि मुस्लिम पिता से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका धर्म जो है वो इस्लाम हो गया, क्योंकि बाद में अरबों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि फिर ये लोग चले जाया करते थे अरब अपने बच्चों को छोड़ करके। एक प्रकार का परित्यक्त हो गए ये लोग। तो जो बाप का सुविधा मिलना चाहिए था इन बच्चों को वो नहीं मिला, तो इस ढंग से ट्राइब्स में कन्वर्ट कर गए और इनकी स्थिति काफ़ी शोचनीय हो गई, काफ़ी दयनीय हो गई शुरू से। क्योंकि जो पारिवारिक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था इन बच्चों को, मोपला बच्चों को, वो नहीं मिला, और उससे जो इनका समाज बना, जो जाति बनी, वो काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी निर्बल, एक जनजातीय पृष्ठभूमि की जाति बन गई। तो ये अपने उदय काल से ही शोषित थे। अब ऐसी परिस्थिति में ये काम क्या करते थे? तो खेती का काम करते थे। तो वहाँ भी बड़े बड़े जमींदार थे, तो इन जमींदारों के खेत में ये खेती करते थे। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनकी अपनी जमीन नहीं थी। तो जो जमींदार थे और मोपला थे, उनके बीच काश्तकारी संबंध था। एक जमींदार और किसान का जो संबंध होता है, ये कहिए मजदूर का संबंध होता है, वो संबंध था। और इसी में शोषण का वो तत्व छिपा हुआ था, जिसके वजह से 20वीं शताब्दी में इन लोगों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। अब देखिए, इनका जो ये सब चीजें पढ़ रहे हैं शोषण का आधार, तो इसमें से प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो मूल्य वृद्धि हुई उसको छोड़ करके बाकी तीनों जो कारण थे वो पहले से ही मौजूद थे। जैसे कि भूमि से बेदखली का डर। एक जमाने से जमींदारों की भूमि जो है वो जोत रहे थे, लेकिन जमींदार जब चाहे उनको उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। तो जो जिसका व्यवसाय है, अगर उसका व्यवसाय छीन लिया गया तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? भूखमरी की हो जाएगी। तो ये उनके जीविका पर प्रश्न हमेशा लगा रहता था। उसके बाद भूराजस्व वो देते थे सरकार को, और जमींदार को नजराना देते थे। तो नजराना एक अवैधानिक प्रक्रिया थी, क्योंकि इसका कोई शर्त नहीं था, कोई रिटेन आधार नहीं था। तो जितना मन होता था जमींदार नजराना उनसे वसूल कर लिया करता था। तो ये तीन कारण ऐसे थे जो उनके शोषण के आधार थे। तो इसके विरोध में
मोपलाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही, यानी 1850 के बाद ही विद्रोह किया था सबसे पहले। लेकिन वो विद्रोह बहुत छोटे पैमाना पे था और बहुत प्रभाव नहीं जमा पाया, इसीलिए उसका अध्ययन हम लोग नहीं करते। लेकिन 1921 ईस्वी तक आते आते ये जो तीसरा कारण उपस्थित हुआ प्रथम विश्व के में जो मूल्य वृद्धि हुई, तो इससे इनका जीवन स्तर एकदम पूरी तरीके से चरमरा गया। और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन इस समय चलना शुरू हो गया था कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में आने से एक नया परिवर्तन ये हुआ था कि राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था, एक मास मूवमेंट बन गया था। तो भारत की जो जनता थी, वो हर जनता की एक सामान्य आकांक्षा तो थी कि अंग्रेज भारत से बाहर चले जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सामान्य आकांक्षा के अतिरिक्त भारत में रहने वाले विभिन्न वर्ग की अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा भी थी, या कह लीजिए कि समूहगत आकांक्षा भी थी, कि जो जिस समूह से आते थे उस समूह की जो समस्या थी उसका समाधान वो चाहते थे। और वो राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए शामिल नहीं हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के पीछे उनका एक उद्देश्य ये भी था कि अगर देश आजाद होगा तो हमारी जो समस्या होगी उस समस्या का भी समाधान होगा। तो मोपला भी इस नियम का अपवाद नहीं है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव मोपलाओं पर भी पड़ा और मोपला भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए, और इस उद्देश्य से हुए कि अंग्रेज को तो भगाएंगे ही, साथ ही साथ हमारे ऊपर जो ये सारी निर्योग्यताएं लाद दी गई हैं इनका भी समाधान होगा। तो इस तरीके से ये इन कारणों से 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मोपलाओं का व्यापक विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ। क्लियर? अब देखिए साहब कि इससे आगे बढ़ते हैं कि उपर्युक्त कारणों से मोपलाओं में 1920 से विद्रोहात्मक रुख अपनाया। और इसका साथ दिया जिन लोगों ने, वो थे अली बंधु, मौलाना आजाद और गांधी जी। यानी कह लीजिए कि कांग्रेस, क्योंकि ये सभी लोग कांग्रेस के नेता थे। ठीक है? तो ये जो उपर्युक्त रीजन जिसका अभी हम लोगों ने वर्णन किया और उपस्थित था पूर्व से, लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन की ब्यार बही और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन बनने लगा, एक मास मूवमेंट बनने लगा, तो इन लोगों ने भी विद्रोह करने का मन बना लिया कि हम भी अब जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था के विरुद्ध जो है विद्रोह करेंगे। और कांग्रेस के लोग भी, जिसमें मुख्य रूप से अली बंधु थे, अली बंधु दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। यहाँ पर मोहम्मद अली का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना मत समझ लीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना अलग थे और मोहम्मद अली अलग थे। तो शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे जिनको सम्मिलित रूप से हम लोग अली बंधु बोलते हैं। उसके बाद मौलाना आज़ाद थे और गांधी जी, ये सभी के सभी कांग्रेसी नेता थे। इनका विचार ये था कि ये, इनका अपना मानना था गांधी जी का कि अगर कांग्रेस मध्यम वर्गीय रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत दूर तक नहीं जा सकता है।
जब तक इसको जन आंदोलन नहीं बनाया, और जन आंदोलन के लिए अनिवार्य था कि किसानों को इस आंदोलन से जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि भारत की 80% आबादी किसानों की थी। तो अगर 80% आबादी किसी देश की अपने राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ती है, तो फिर उस आंदोलन की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और निश्चित मानिए कि आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो सकता था। इसलिए कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी थी कि वो किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़े। लेकिन किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने में बहुत खतरा था। खतरा किस बात का था? खतरा इस बात का था कि कहीं वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल ना पैदा हो जाए। वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल का क्या अर्थ है? कि कृषि के मामले में शोषक और शोषित दोनों भारतीय थे। अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई भूमि के क्षेत्र में कि भूमि से उनको बहुत लाभ हुआ, लेकिन शोषक के रूप में भारतीयों को खड़ा कर दिया, जमींदार के रूप में। और ये भारतीय जमींदार किसका शोषण कर रहे थे? तो भारतीयों का। तो यानी किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनका आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होता है, भारतीयों के खिलाफ। और इससे वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा, क्लास स्ट्रगल पैदा हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो एक सांप और छुछुंदर वाली स्थिति थी। किस मामले में? इस मामले में कि किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन एक अकाट सत्य था कि बिना इनको शामिल किए हुए राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता और देश स्वतंत्र नहीं हो पाता। इसलिए वर्ग संघर्ष के डर के होने के बावजूद भी गांधी जी या कांग्रेस ने किसानों को शामिल किया राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन बहुत मुहतात रह करके, बहुत सावधान रह करके। क्लियर? तो इसमें भी वही चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। कैसे वो आगे देखते हैं। अब देखिए कि कांग्रेस के साथ देने के कारण जो मोपला आंदोलन था, या कह लीजिए कि मोपला विद्रोह जो था, वो काफी विकराल हो गया। इस दौरान यानी जब विकराल हुआ तो आजाद यानी मौलाना आजाद और गांधी जी ने भी केरल का दौरा किया। और इस दौरा का परिणाम हुआ कि आंदोलन और विकराल हो गया। आंदोलन और विकराल हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में जब आंदोलन और विकराल हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेता जो केरल के थे, ठीक है, केरल के कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए।
ठीक है, तो पहले ये समझते हैं हम लोग यहां तक जहां तक आया है। तो कांग्रेस ने पूरा खुलकर साथ दिया मोपला विद्रोह का। मोपला किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस क्या थी कि उसका साथ दिया तो क्या हुआ कि मोपला विद्रोह विकराल हो गया, बड़ा हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में गांधी जी और मौलाना आज़ाद दोनों ने बजाबते तौर पे केरला का जाकर के दौरा किया, उसका समर्थन किया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बड़ा नेतृत्व किसी आंदोलन में शामिल हो जाएगा तो आंदोलन पूर्व की तुलना में और विकराल हो जाएगा। तो यही स्थिति हुई किसके साथ? मोपला विद्रोह के साथ। अब जब ये हुआ तो ब्रिटिश, चूंकि अभी तक जो विद्रोह हो रहा था वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि केरला के जो कांग्रेस के नेता थे उन सभी के बड़े नेता को, चोटी के नेता को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब जब गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन का नेतृत्व निचले स्तर के नेताओं ने किया। और ये जो नेतृत्व था वो अनुशासनहीन था। और ऐसी परिस्थिति में एक नेतृत्व उभर करके आया, अली मुस्लियार। इसको गिरफ्तार करने पर आंदोलन उग्र हो गया और जिसमें गोली चालन में ब्रिटिश स्रोत के अनुसार 2335 और भारतीयों के अनुसार लगभग 10,000 मोपला मारे गए। तो अब देखिए कि जैसे ही चोटी के नेताओं को, यानी केरला के जो चोटी के नेता थे उनको जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन बंद नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि निचले स्तर का जो नेता था उसने नेतृत्व किया आंदोलन का। तो निचले स्तर का किसी भी आंदोलन या दल का नेता होता है वो बहुत मैच्योर्ड नहीं होता है, बहुत दूरदर्शी नहीं होता है, और उसकी नीतियों में ऐसे भी उग्रता पाई जाती है। तो परिणाम क्या हुआ कि अब मोपला आंदोलन उग्र हो गया। और अभी तक जो मोपला आंदोलन सिर्फ ब्रिटिश प्रशासन का विरोधी था, वो जमींदारों का भी विरोधी हो गया। और जमींदारों के ठिकानों पर या उनके घरों पर हमले होने लगे, पुलिस थानों में हमले होने लगे, सरकारी कार्यालयों में हमले होने लगे, और उससे कुछ इसका रूप जो है सांप्रदायिक हो गया। हालांकि उद्देश्य सांप्रदायिक नहीं था, पूरा का पूरा एक किसान आंदोलन था, लेकिन चूंकि अधिकांश जमींदार हिंदू थे और मोपला मुसलमान थे जो किसान थे, तो इससे जो आंदोलन था वो सांप्रदायिक हो गया और अंग्रेजों ने इसको और आगे बढ़ाया। इसी में एक मुद्दा उभर करके सामने आता है अली मुस्लियार। अली मुस्लियार एक मुस्लिम धार्मिक गुरु थे केरल के, जो एक मस्जिद में रहा करते थे, और ऐसी बात फैली कि मस्जिद में उन्होंने मिलिशिया बना रखा है। मिलिशिया में समझते हैं ना, लड़ाकू दल जो लड़ने वाला होता है। और पुलिस ने अली मुस्लियार को गिरफ्तार कर लिया मस्जिद से। मस्जिद से सिर्फ गिरफ्तार किया, लेकिन बात क्या फैल गई
कि मस्जिद को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। अब उस समय सूचना का आधुनिक माध्यम तो था नहीं कि कैमरा पहुंच गया वहां और टीवी पर दिखाया जा रहा है कि नहीं भाई मस्जिद नहीं गिरी। उस समय सूचना तंत्र इतना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन अफवाहें फैल गई तो पूरा केरला में जो है वो साहब एक प्रकार का दंगा हो गया और उसमें पुलिस को बेधड़क गोली चलाना पड़ा और उस गोली में बहुत सारे लोग मारे गए। जो सरकारी सूत्र बताते हैं कि 2335 लोग मारे गए, लेकिन जो मोपला सूत्र बताते हैं कि लगभग 10,000 मोपला मारे गए। और इस प्रकार से ये आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ। कब? तो 1921 ईस्वी में। 20 में शुरू हुआ और 21 में समाप्त हो गया। क्लियर? तो मोपला विद्रोह के परिवेश में जितनी संपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई। ऑब्जेक्टिवली इससे क्वेश्चन आए आप देने में सक्षम हैं। सब्जेक्टिव अगर किसी के साथ जोड़ के आए तो आप दे सकते हैं। अलग से मोपला आंदोलन पूछेगा तो भी आप दे सकते हैं। विपिन चंद्रा की जो बुक है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसमें इस पर एक अलग से चैप्टर है जो किसान आंदोलन के परिवेश में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है बारडोली सत्याग्रह, 13 नंबर का। कौन? बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली है क्या? तो बारडोली वास्तव में उस समय, जिस समय का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उस समय सूरत का एक तालुका था। तालुका समझते हैं ना? बस ब्लॉक, आज का जो जिसको ब्लॉक बोलते हैं, तो उस समय तालुका बोलते थे। आज भी यूपी में जाइएगा ना तो ब्लॉक को तालुका ही बोला जाता है। जैसे यहाँ का सीओ बोलते हैं तो वहाँ जो ब्लॉक का जो उसको तालुकदार बोलते हैं। तालुका से तालुकदार बना है ना? तो तालुका का मतलब ब्लॉक। तो लेकिन आज ये मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट हो गया होगा बारडोली। उस समय ये तालुका ही था, ब्लॉक ही था। यहाँ क्या हुआ साहब? तो यहाँ घटना है 1928 ईस्वी की। कब? 1928। इस समय भू राजस्व में को बढ़ा करके 30% कर दिया। ठीक है। तो भू राजस्व में जो ये वृद्धि हुई उसको कांग्रेस ने अनुचित माना। कांग्रेस ने अनुचित माना। और इस भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ गांधी जी ने जो है वो यंग इंडिया, उनके समाचार पत्र का नाम है, और नवजीवन, ये भी उनका समाचार पत्र है। ये दो चीज याद रखिएगा। ठीक है। यहां पर एक चीज बताते चले कि यंग इंडिया और न्यू इंडिया दो समाचार पत्र हैं। तो यंग इंडिया जुड़ा हुआ है किससे? महात्मा गांधी से। और न्यू इंडिया जुड़ा हुआ है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट से। ठीक है। तो आप इसको कोडिंग कर लीजिए। गांधी जी उस समय जवान थे इसलिए यंग इंडिया इनका हो गया। सरोजिनी नायडू उस समय बूढ़ी हो गई थी इसलिए न्यू इंडिया उनका हो गया। ऐसा कोडिंग कीजिएगा तो न्यू इंडिया यंग इंडिया में हमेशा डिफरेंसेस कर पाइएगा। और इसी मनोविज्ञान को एग्जामिनर जानता है, इसलिए जानबूझ के ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस में यंग इंडिया और न्यू इंडिया को डालता है हमेशा। तो आप अगर आज क्लास में ही इसको बाइफरकेट कर लीजिए अपने दिमाग में, तो आप एक क्वेश्चंस के मालिक हो गए। तो ऐसे से टुकड़ों में जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है वो हम बताते जा रहे हैं आपको क्लास वाइज। तो जहाँ जहाँ बताए उसको आप अलग कर लीजिए उस क्वेश्चन को। ऐसे ऐसे करके 20-25 क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं।
उसमें एक क्वेश्चन ये भी है, यंग इंडिया और न्यू इंडिया। जैसे मराठा और केसरी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में क्वेश्चन जो बराबर आता है, संपादक के रूप में आगरकर और केलकर और बाल गंगाधर तिलक, फिर उसका भाषा के रूप में आता है मराठी और अंग्रेजी, तो वो भी बहुत कंफ्यूज करता है। तो जब वो पढ़ाते हैं तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर? तो ये दो समाचार पत्रों के माध्यम से गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया, मैंने कह लीजिए आंदोलन किया, प्रचार आंदोलन, उसके खिलाफ लिखा, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका प्रभाव हुआ कि भूराजस्व की जो दर थी वो 21% कर दिया गया। कितना? 21। लेकिन इससे भी असंतुष्ट रहे किसान भी और कांग्रेस के नेता भी, कि नहीं सिर्फ 21% कर देने से काम नहीं चलेगा, ये भी बढ़ा हुआ है। तब क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था इसका नेतृत्व संभाला एक दूसरे कांग्रेस नेता ने, और वो नेतृत्व कौन था? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अब इन्होंने क्या किया कि बजाते तरफे एक सत्याग्रह पत्रिका पहले निकाली, सत्याग्रह पत्रिका, और प्रचार करना शुरू किया। और उसके बाद युवाओं का संगठन बनाया, और इस संगठन में महिलाओं को जोड़ा। ये गुजरात में पहली बार है कि इस प्रयास के कारण गुजरात में ये बारडोली सत्याग्रह पहला था ऐसा आंदोलन कि जिसको आप जन आंदोलन कह सकते हैं। इसके पहले जितने भी हुए थे उसको आप जन आंदोलन की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। और पहली बार गुजरात में महिलाओं ने किसी आंदोलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें महिलाएं पहली बार भाग ली थी, लेकिन वो बंगाल तक सीमित था। गुजरात की महिलाएं जो पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था वो किसमें? बारडोली सत्याग्रह। और इसमें दूसरे लोगों ने भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई के कपड़ा मजदूर ने हड़ताल की इसके समर्थन में। जो मुंबई के कम्युनिस्ट थे, उन्होंने भी साथ दिया बारडोली सत्याग्रह का। साथ किस ढंग से कि पटेल ने कहा कि आप रेलवे में हड़ताल कर दीजिए, क्योंकि रेलवे में कम्युनिस्टों का जो है यूनियन था। तो अगर अपने यूनियन के माध्यम से कम्युनिस्ट रेलवे में हड़ताल करा देते तो क्या होता? बंबई से गुजरात ट्रेन नहीं आती, तो ट्रेन नहीं आती तो फोर्स नहीं आती, आंदोलन दबता नहीं। तो इस प्रकार से चहुमुखी जो दबाव पड़ा तो ब्रिटिश सरकार घबरा गई कि एक तो बारडोली में आंदोलन हो रहा है औरतों और युवाओं के द्वारा, दूसरा बारडोली से निकल करके यह महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों में फैल रहा है। मुंबई के भी जो किसान हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारे भू राजस्व में कमी किया जाए। तो इस ढंग से धीरे धीरे अगर अखिल भारतीय हो जाएगा तो ये तो काफ़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए स्थानीय मुद्दा है, इसको फौरन वहीं पर दबा दिया जाए और तब जाकर के हम लोग को राहत मिलेगी। तो 1 मैन कमेटी बनाया ब्रिटिश शासन ने, और उस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर जो बढ़ी हुई लगान की दर थी उसको घटा करके 30% से कितना कर दिया? तो 6%, मतलब इतना था। तो इस प्रकार से बारडोली आंदोलन को हम लोग पूर्ण रूप से सफल आंदोलन कह सकते हैं। अब देखिए छात्रों, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं, तो जैसा कि पूर्व के क्लास में हमने बताया है कि किसान आंदोलन का 3 चरण था उसके स्वरूप के आधार। तो यहाँ तक दूसरा चरण समाप्त होता है।
और इस चरण की विशेषता हमने पहले ही कहा था कि ये एक द्वंदात्मक चरण था, एक डुअलिस्टिक फेज था ये राष्ट्रीय आंदोलन। डुअलिस्टिक फेज सभी पक्षों के लिए कैसे वो समझते हैं थोड़ा, कि जैसे जैसे अभी हमने कहा कि किसान को गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना चाहते थे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वर्ग संघर्ष को जन्म नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वर्ग संघर्ष अगर हो जाते, नहीं जमींदार और किसान आपस में लड़ जाते, तो क्या होता कि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होता। इसलिए गांधी जी किसानों को उसी सीमा तक शामिल करना चाहते थे राष्ट्रीय आंदोलन में जिस सीमा तक उनका सम्मिलन वर्ग संघर्ष ना बने। और जैसे ही गांधी जी को यह एहसास होता था कि अब जमींदार और किसान आमने सामने लड़ने वाले हैं, वैसे ही किसान आंदोलन से अपने आप को वापस कर लेते हैं। इसका हर एक जगह पर दृष्टांत आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह कि गांधी जी सभी किसानों को शामिल नहीं करना चाहते थे, बल्कि जो मजबूत किसान थे उन्हीं को शामिल करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो सामान्य किसान है अगर उसको ही शामिल कर लिया जाए तो उनके यहाँ भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी और वो बहुत लंबे समय तक आंदोलन में सहयोग नहीं दे सकते। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की नीति भी डुअलिस्टिक रही किसानों के प्रति, और अंग्रेज के उनकी भी नीति डुअलिस्टिक रही। क्या कि जब तक राष्ट्रीय आंदोलन उनके खिलाफ रहता था तो उसको कुचलते थे, लेकिन जब वर्ग संघर्ष बनने को होता था तो उसको पुचकारते थे। तो किसानों के प्रति अंग्रेजों ने भी द्वंदात्मक नीति अपनाई और कांग्रेस ने भी द्वंदात्मक नीति अपनाई। तो आज के क्लास में इतने ही। कल का क्लास जो अंतिम क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि उस समय 30 के बाद 1930 और 40 का जो दशक होगा उसमें किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था। तो आज की क्लास में इतना ही। कल के क्लास में अंतिम क्लास के रूप में हम लोग शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।